नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति बलूचिस्तान आंदोलन को लेकर। तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों में एक दुखद तस्वीर तब सामने आती है जब बहन करीमा बलोच की हत्या की खबर सामने आती है। दरअसल बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के हनन को लेकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली करीमा बलोच का शव कनाडा के टोरंटो में मिला। करीमा की हत्या की आशंका जताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने करीमा की हत्या की है। वहीं करीमा की मौत के बाद सोशल मीडिया पर इनको न्याय देने के लिए मांग ने जोर पकड़ लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी दोषियों को सजा दिए जाने की मांग उठाई है। संस्था ने ट्वीट किया है कि सामाजिक कार्यकर्ता करीमा बलोच की टोरंटो में मौत होना बेहद दुखद है और इसकी तुरंत और प्रभावी तरीके से जांच होनी चाहिए। साथ ही दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि आखिर करीमा बलोच कौन थी और क्यों बलूचिस्तान आंदोलन में इन्हें सबसे ज्यादा तेज तर्रार आंदोलनकर्ता के रूप में माना जाता था। तो 2016 में सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया करीमा बलोच का नाम। बलूचिस्तान की सबसे प्रखर महिला एक्टिविस्ट ये मानी जाती रही हैं। साथ ही साथ करीमा बलोच साल 2005 में बलोच शहर तुर्बत में चर्चा में आई थी। दरअसल वो गायब हुई एक नौजवान गहराम की तस्वीर हाथ में लिए हुए थी। जब वो गायब हुई है, ये एक शख्स उनका नजदीकी रिश्तेदार था। बलूचिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में केंद्रीय समिति की सदस्य ये थी और साथ ही साथ बलूचिस्तान स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष भी करीमा बलोच ही बनी। करीमा बलोच ने संगठन की सक्रियता बनाए रखी। बलूचिस्तान के दूरस्थ इलाकों में संगठन की सामग्री इन्होंने पहुंचाई, ये जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। करीमा की कोशिशों से, उनके प्रयासों से आंदोलन काफी प्रगति कर रहा था। साल 2016 में पाकिस्तान से उन्हें भागना पड़ा और इसके बाद उन्होंने कनाडा में शरण ले ली। पाकिस्तान में जान के खतरे की वजह से उन्होंने कनाडा में शरण ली। करीमा बलूचिस्तान की आज़ादी की सबसे बड़ी आवाज बन चुकी थी। 2016 में करीमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई कहा और रक्षाबंधन पर एक संदेश उनका सबने देखा था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम था। बलोच आंदोलन में मोदी जी से उन्होंने मदद की मांग की थी। तो बेहद खास आवाज, बेहद खास चेहरा बलोच आंदोलन का करीमा बलोच मानी जाती रही। लेकिन करीमा बलोच की अचानक हत्या हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से आजाद होने की ये लड़ाई बहुत पुरानी है। बलोचों का दमन करने वाली पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आम बलोच नागरिकों में हद दर्जे का आक्रोश है। पाकिस्तान की तानाशाही के खिलाफ बलोचों का यह आंदोलन जितना पुराना है, उतना ही कठिन और संघर्षों से भरा भी है। किस तरह से यह आंदोलन आगे बढ़ता है, इसका इतिहास क्या कहता है, आइए आपको दिखाते हैं हमारे इस विशेष रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में आजादी की मांग उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी वहां पाकिस्तानी सेना के दमन की कहानी है। बलोच विद्रोह को कुचलने और बलोचों को बेमौत मारने की पाकिस्तान की साजिश से उपजी बलूचिस्तान में अलगाववाद की बयार आज अपने चरम पर है। बलोच अलगाववाद की शुरुआत 1948 में ही हो गई थी। ज्यादातर बलोच मानते हैं कि जिस तरह से उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में मिलाया गया वो गैर कानूनी था। जब ब्रिटिश गए तो बलोचों ने अपनी आजादी घोषित कर दी थी और पाकिस्तान ने यह बात कबूल भी कर ली थी, लेकिन बाद में वो इस बात से मुकर गए। बलोच आंदोलन को पाकिस्तानी सेना ने हमेशा ताकत से कुचलने की कोशिश की है। साल 1959 में बलोच नेता नौरोज खान ने शर्त पर हथियार डाले थे कि पाकिस्तान की सरकार बलोचों पर जुल्म बंद कर देगी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने बलोचों को धोखा दिया और उनके हथियार डालने के बाद उनके बेटों सहित कई समर्थकों को फांसी पर चढ़ा दिया। 1974 में जनरल टिक्का खान के नेतृत्व में
पाकिस्तानी सेना ने मिराज और F-86 युद्धक विमानों के जरिए बलूचिस्तान के इलाकों पर बम गिराए। यहाँ तक कि ईरान के शाह ने अपने कोबरा हेलीकॉप्टर भेजकर बलोच विद्रोहियों के इलाके में बमबारी करवाई। ईरान ने बलोच आंदोलन को कुचलने के लिए भुट्टो को पैसे भी दिए। उन्होंने अंधाधुंध हवाई ताकत का इस्तेमाल करके बलूचिस्तान के बच्चों, बूढ़ों और लड़ाकों को मारा। और आज भी जब वहां कुछ होता है, पाकिस्तान हवाई शक्ति का पहले इस्तेमाल करता है, जिसमें सैकड़ों निर्दोष बलोच मारे जाते हैं। 26 अगस्त 2006 को जनरल परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में बलोच आंदोलन के नेता नवाब अकबर बुख्ती को सेना ने उनकी गुफा में घेर कर मार डाला। बुख्ती बलोच आंदोलन के बड़े नाम थे। वो गवर्नर और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके थे और इस घटना ने आंदोलन को कुचलने के बजाय उन्हें इसका हीरो बना दिया। और तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की सेना बलोच अभियान के लिए लड़ रहे लोगों को गायब करने और उनकी गुपचुप हत्या करने के कई आरोप उन पर लगे हैं। कुछ साल पहले चीन ने इस इलाके में चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर बनाकर करीब 60 अरब डॉलर निवेश करने का फैसला किया था। पाकिस्तान में चीन की दखल का तो दिल खोलकर स्वागत किया गया, लेकिन बलोच लोगों ने इसे पसंद नहीं किया था। बलोचों को विश्वास में लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया, लिहाजा बलोचों में असंतोष और ज्यादा भर गया। बलोचों को डर है कि अगर चीन अपने इरादे में कामयाब रहता है और पाकिस्तान यूं ही चीन पर मेहरबान रहा तो बलोचों का बलूचिस्तान में ही रहना मुश्किल हो जाएगा। बलूचिस्तान में 50 लाख चीनी नागरिकों को बसाने की योजना है और इससे बलोच और भी ज्यादा भड़के हुए हैं। 50 लाख चीनियों की आबादी को बसाने से बलोचों से ज्यादा उनकी आबादी हो जाएगी और तब बलोच कहां जाएंगे? वो अपने ही इलाके में अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे। कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए गए अपने भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया तो पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ गया और ये पहला मौका था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस तरह खुलेआम बलूचिस्तान का जिक्र किया था। और इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्विट्जरलैंड में रह रहे बलोच विद्रोही नेता ब्रह्मदाग बुख्ती ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान का जिक्र करके बलोचों की आजादी की मुहिम को बहुत मदद पहुंचाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बलोच आंदोलन आग तो पकड़ता है, लेकिन इसकी आग की तपिश इतनी ज्यादा क्यों नहीं दहक पाती कि पाकिस्तान को एक बड़ा सबक मिल सके? क्यों बलोच आंदोलन आज भी चढ़ते चढ़ते, परवान चढ़ते चढ़ते कमजोर हो जाता है? बलोच नेताओं की आवाज अलग अलग मंचों से उठती है, देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से उठती है, और जब आवाज उठती है तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। किस तरह से इस आंदोलन को और ज़्यादा आगे ले जाने की ज़रूरत है, बलूचिस्तानियों को न्याय दिलाने की ज़रूरत है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हाकिम बडोला बलोच नेता हैं। हाकिम बडोला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें समय दिया है। सबसे पहला जो मेरा सवाल होगा, क्योंकि एक बड़ी आवाज़ करीमा बलोच मानी जा रही थी बलोच आंदोलन की, उस आवाज़ को दबा दिया गया, और पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई ऐसी आवाज़ों को जो बुलंद प्रखर आवाज़ मानी जाती थी इस आंदोलन की, उसे दबाया गया है। क्या आंदोलन पर कोई फर्क पड़ेगा या आंदोलन ऐसे ही और ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया। जो है क्लियर कर दूं, बलोचों ने 1830 जब से ब्रिटिश ऑक्यूपेशन पे से लेकर अब हजारों तादाद में सरों की कुर्बानियां, कुछ लीडर्स वो सबसे आगे खड़े थे। और अभी जो डेट की वाक़या हुआ है, फैफ बलोच टीडी बानो करीमा बलोच का जो मुक़द्दम का वाक़या है, वो यकीनन अफसोसनाक है, दर्दनाक है, बट इससे सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक को मज़ीद बुलंदियाँ मिलेंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा जुल्म, जितना ज़्यादा प्रेशर, जितनी ज़्यादा ऑपरेशन ऑक्यूपाइंग फोर्सेस जब जो है ऑपरेस पीपल पर करती हैं, तो वो रेजिस्टेंस, वो मुज़ाहमत, वो जद्दोजहद, वो जंग, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी उसी तरह शिद्दत से उभर कर सामने आती हैं। तो यस, दुख होता है, बहुत बड़ा अफसोसनाक होता है, बट इसके बहुत सारे जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट बलूच लिबरेशन मूवमेंट पर, बलूच फ्रीडम स्ट्रगल पर पड़ेंगे। जी, बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेफिनेटली एक बड़ा नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन इतना ज़रूर है, एक बड़ा सवाल,
आंदोलन की आवाज को दबाया जाता है। हर बार ये देखा जाता है कि आवाज अलग अलग मंचों से उठती है और ये जो आंदोलन है वो स्कैटर्ड है। क्या इसका फायदा तो नहीं उठा लिया जाता दूसरे पक्ष की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, कि आवाज को दबा दो, क्योंकि आज यहाँ से आवाज उठ रही है, कल दूसरी जगह से उठेगी, फिर तीसरी जगह से उठेगी। एक कलेक्टिव जो आंदोलन होना चाहिए, जो एक संयुक्त एहतजाज जिसे कहते हैं होना चाहिए, वो हो नहीं पाता है। क्या आंदोलन की कमजोरी का कि ये एक वजह मानी जाती है आपकी नजर में? देखें, बलोच आंदोलन को आप कमजोर नहीं कह सकते। बलोच जो जिस पॉपुलेशन के तहत, जिस साइज ऑफ जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से स्ट्रगल कर रहे हैं, या जिस तरह से अभी डायस्पोरा बाहर आई है, वो इतनी ज्यादा तादाद में नहीं है, बट स्टिल पाकिस्तानी स्टेट को इस कदर परेशान कर दिया गया है, जैसे कि आपने खुद कहा कि फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है आवाज उठती है और वो उसको ऑफ कोर्स क्रश करने की कोशिश करते हैं। वो एक तो यह कि पाकिस्तान के नेचर में है जो इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे ह्यूमैनिटी का तस्वुर नहीं है जो पाकिस्तानी आर्मी है उनके नेचर में। अब बलूचिस्तान के साइज वाइज पॉपुलेशन के हिसाब से तो बांग्लादेश में मिलियंस ऑफ पीपल पार्ट ऑफ द स्ट्रगल थे, लेकिन वहाँ पे भी ब्रूटलिटी की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती जो वहाँ पे हुई थी। तो उसी तरह से बलूच जिस लिमिट में है, जितने वो तादाद में है, उस हिसाब से मेरा मानना है, या बलोच कौमी तहरीक से जुड़े लोगों का ये मानना है कि इट इज सक्सेसफुल मूवमेंट। यस, देयर आर अप्स एंड डाउन्स, बट ये सक्सेसफुली आगे जा रहा है। कई बार इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कई देशों का आपको समर्थन भी मिला। खास तौर से भारत से आपकी अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि भारत ने, हमें पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान को लेकर आवाज़ बुलंद की थी। आप क्या चाहत रखते हैं, भारत किस तरह से इंटरवीन करे इस पूरे मसले पर? मैं चाहूँगी कि आज आप खुलकर बात करें ताकि आपकी बात फिर से सरकार तक पहुँचे। जी, बहुत शुक्रिया। देखें, हम बलोच कौम, बलोच नेशनल मूवमेंट स्पेसिफिकली दुनिया में जितने भी सिविलाइज कंट्रीज हैं और स्पेसिफिकली जो इंडिया है, जो उस रीजन में बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है और ग्लोबली जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो एक तो इंडिया पर ये मोरल जिम्मेदारी बनती है वो इस खित्ते में अपने हिस्टोरिकल नेबर्स की जो है सपोर्ट करे, क्योंकि बलोचों के इंडिया के साथ हिस्टोरिकल टाइज हैं, रिलेशंस हैं। उसके अलावा जो है इंडिया पे एक और जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है क्योंकि बलोचिस्तान में चीन इंटर हो चुका है। जब चीन बलोचिस्तान में इंटर हो चुका है, जैसे कि आपने अपने रिपोर्ट में बताया, बलोचों को माइनॉरिटी में तब्दील किया जा रहा है, तो अगर बलोच उस रेजिस्टेंस में फॉर एनी रीजन सक्सेसफुल नहीं होते तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट फिर पूरे रीजन पर पड़ेंगे, ओवरऑल वर्ल्ड पर पड़ेंगे, लेकिन रीजन पर बहुत ज्यादा पड़ेंगे। क्योंकि लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस तरह से बलूचिस्तानियों की ह्यूमन राइट्स का हनन कर रहा है, लेकिन बड़ी ही चालाकी से जब कोई इंटरफेयर करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आ जाता है कि इट्स आवर इंटरनल मैटर, हमारा आंतरिक मामला है। लेकिन जब जब आंतरिक मामले की बात आती है, चीन भी उसे शरण दे देता है, शय दे देता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हम ये बहुत वाज़े है कि इंडिया को, जो ख़ास तौर पर क्योंकि इंडिया बहुत ही बलूचिस्तान से क्लोज है, वो एक इस तरह का मिशन बना सकते हैं जो बलूचिस्तान में होने वाले मसाइल को, जो बलूचिस्तान में फेस कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन, उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, उनको इंटरनेशनल जो है वेस्टर्न दुनिया के सामने, सिविलाइज दुनिया के सामने, पावरफुल वर्ल्ड के सामने वो रख सकते हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान में जुल्म और ज्यादती हो रही है, और वो फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। इस तरह नहीं कि कोई इंसिडेंट हो, 2-4 प्रोग्राम हो और उसके बाद से फिर सारा वाकया ठंडा पड़ जाए। बाकायदा तौर पर पार्ट ऑफ द पॉलिसी होना चाहिए, जिस तरह से आपने खुद कहा कि मोदी जी ने स्पीच भी की थी। ये फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में हुआ था कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट बलूचिस्तान के हवाले से स्पीच की और उन्होंने उनका थैंक यू कहा, तो वो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट था। बट बलूचिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, या बलूच डायस्पोरा जिस तरह के संगीन मसाइल से गुजर रहा है, या जिस तरह से बलूच लीडरशिप टारगेट किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं जाकर, उसमें एक बहुत बड़ा इशू जो है वो ये भी है कि
बलोच ये समझते हैं कि बलोचों को उस रीजन में उस तरह से पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स पे बहुत से मसाइल को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तौर पर उठाता है और उनके फॉरेन मिनिस्ट्री जाकर उन मसाइल पर बात करती हैं और वो इंडिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को उठाने की कोशिश करते हैं। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि इंडिया की जानिब से ऑफ कोर्स बहुत सारे मसाइल पर बात होते हैं, टॉक शोज होते हैं, डिबेट्स होते हैं, बट वो जो ऑफिशियल फॉरेन पॉलिसी आप जिसे कह सकते हैं बलूचिस्तान के हवाले से अभी तक वो दिखाई नहीं देती। तो एंड आप वी चाहते होप दैट शुड बी अ केस। जी, जी। आप चाहते हैं कि वो खुलकर वो पॉलिसीज़ सामने आए। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके सामने रखूँगी अब हाकिम साहब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी बहुत क्लियर नहीं है कि आखिर बलूचिस्तानियों पर पाकिस्तानियों का ये जो अत्याचार होता है उसका बड़ा रीज़न क्या है, वजह क्या है? खाली ये कह देना कि इलाके में रिसोर्सेज ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, उस पर कब्जा कर लेना, या फिर कुछ और परिस्थितियां हैं जो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को वॉल्यूशन कराती हैं पाकिस्तान की तरफ से? बहुत सिंपल सी बात है। जब सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश सरकार आई थी, उन्होंने भी बिल्कुल ही इसी तरह की पॉलिसी रखी थी जो आज पाकिस्तान की है, और उसके सबसे बड़ा रीजन जो है इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वन ऑफ द रीजन जो आज बलूचिस्तान के साथ है वो भी वही है, क्योंकि बलूचिस्तान में सोना है, गैस है, बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं। उसके अलावा बलूच ने आज तक पाकिस्तान को अपना मुल्क तस्वुर नहीं किया। बलूच जो है डे वन से कह रहा है वी आर नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान हिस्टोरिकली खुद एक मुल्क नहीं है। पाकिस्तान हिस्टोरिकली खुद एक गैर फितरी रियासत है जिसे इंडिया को तोड़कर फोर्सफुली बनाया गया था। जो पंजाब है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, एंड वी बिलीव कि उसे फिर से उसी स्टेटस में जाना चाहिए बिफोर 1947, और बलूचिस्तान को भी वही स्टेटस मिलना चाहिए जो उसे 1839 में थी या जो 11 अगस्त 1947 में मिली थी। तो वो उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बलूचिस्तान में जुल्म और ज्यादती इस कदर रवा रखे हैं ताकि बलूच अपनी आज़ादी ना मांगे, और फिर जब आज़ादी के साथ साथ आपके पास इतना मिनरल होता है तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है आप पे जुल्म करने के लिए। निश्चित रूप से एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन तब बनती है जब एक तरफ तो दुनिया भी जानती है और ये परिस्थितियां और ये तस्वीरें सामने भी आती हैं कि बलूचिस्तान में किस तरह से पाकिस्तानी सेना वहाँ पर लोगों पर अत्याचार करती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम चाइना के हवाले से देखें जिनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा वहाँ पर अब इकोनॉमिकली होता जा रहा है, और ख़ासतौर से ग्वादर बंदरगाह की अगर बात करें उसके बाद से तो उन्होंने पूरी तरह से उस एरिया को सैबोटाइज कर दिया है। लेकिन चाइना की तरफ से स्टेटमेंट बार बार आता है कि हम जो कर रहे हैं वो बलूचिस्तान के लोगों के विकास के लिए कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन हो जाती है इसको किस तरह से आप लोग लेते हैं? देखें, ये तो दुनिया में इसी तरह होता है। फ्रांस ने अल्जीरियन के लिए यही कहा है कि हम उनके विकास के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं, या उन पर ऑक्यूपाई किया हुआ है, या उनके रिसोर्सेज उठा रहे हैं, या अमेरिका का वियतनाम में हो तो, या इवन ब्रिटिश का हिंदुस्तान पे हो। अब यहाँ पे बहुत बड़ा मसला ये है कि बलूचिस्तान पर दो ताकतें एक ही टाइम पर काबिज हो चुकी हैं। अभी पूरा पाकिस्तान जो है इटसेल्फ, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान खुद भी चाइना के हाथों बिक चुका है। पाकिस्तान एक आज़ाद स्टेट पहले से नहीं थी, लेकिन जो वो एक मिलिट्री स्टेट थी जिसमें डीप स्टेट उसे रन करती थी, अब वो डीप स्टेट डायरेक्टली चाइना के पेरोल पे काम कर रहे हैं। अब वो डायरेक्टली चाइना के अंडर काम कर रहे हैं, जो चाइनीज आर्मी है उसके अंडर काम कर रहे हैं, क्योंकि कल तक उन्हें वो जो सपोर्ट वेस्टर्न कंट्रीज से मिलती थी या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से रिलीजियस टाइज की वजह से मिलती थी, अब उन्हें वो तमाम हेल्प, वो तमाम रिसोर्सेज मिलना बंद हो चुके हैं। अब उनके पास ओनली वे ऑफ सर्वाइवल जो है वो सी पैक है और चाइना है। और चाइना की जिस तरह की हिस्ट्री रही है इन पास्ट ईयर्स, जिस तरह बिल्कुल से उन्होंने विस्तारवादी नीति रही है और इसी विस्तार के तहत उन्होंने कब्जा तो जमा लिया, लेकिन इन सब के बीच
उन बलूचिस्तानियों को भूल गए जो अब भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हाकिम साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय हमें दिया और हम उम्मीद करते हैं कि जो आवाज़ आज आपने यहाँ से बुलंद की है, भारत सरकार एक बार फिर से उस दिशा में नई नीति के साथ आपके आंदोलन को आवाज़ देगी और एक नया बलूचिस्तान जल्द ही हम दुनिया के नक्शे में देखेंगे। इसी उम्मीद के साथ अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।